एपिसोड 4। काव्या उस आदमी के चले जाने के बाद खुद भी हवेली से कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठ निकल गई, पर उसके दिमाग में अभी भी वो किशी घूमे चली जा रही थी। सच तो यह था कि उसका उस तरह से दोबारा ऐसा करने का कभी इरादा नहीं था। वह उसे नॉर्मली तरह से चूमना चाहती थी, जैसे कि कपल आम तौर पर करते हैं। हालांकि उसने रवीना द्वारा बताए गए रूल नंबर 7 के बारे में सोचा, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करो, तुम्हारे बारे में जानने के लिए उसे उत्तेजित कर दो, उसे हैरान कर देने वाले काम करो। काव्या यही सोचकर ये दोबारा इस तरह से अपने पति को किश कर ली और तेजी में वहां से भाग गई। वो बस मास्कमैन को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। यदि मास्कमैन को हैरानगी होगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, यदि वह इसके कारण उसके बारे में कुछ देर तक सोचता है, तो यह प्लान काम कर रहा है। लेकिन रवीना ने यह भी कहा था कि यही 3 बार एक ही प्लान पर काम करने के बावजूद सामने वाला तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो तुम्हें उस प्लान पर काम करना बंद कर देना चाहिए और कोई दूसरा प्लान सोचना चाहिए। अपने दोस्त की बात को सोच काव्या खुद में बोली, एक बार वो और उस आदमी पर ये ट्राई करेगी और अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो वो इसे दोबारा ट्राई नहीं करेगी। यही सब दिमाग में सोचते सोचते लगभग 1 घंटे के बाद काव्या फाइनली अपने मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी रुकी वो उसमें से निकल बाहर आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखों में खुशी की चमक लिए सामने एक बड़े से गेट को देखने लगी। दरअसल यह काव्या के स्कूल का मेन गेट था, जहां से उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी थी। आज पूरे 1 साल के बाद अपने स्कूल को देखकर उसके आंख भर आए थे। स्कूल को देखते समय उसके 1 साल पहले की याद ताज़ा हो गई, जैसे वह यहाँ से कल ही निकली हो। उसके स्कूल में एक महिला टीचर उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो पूरे स्कूल में टॉप नंबर की स्टूडेंट हुआ करती थी। हमेशा आस्था जी, काव्या की टीचर, उसे समझाया करती थी कि उसका दिमाग काफी तेज है, वो आगे चलकर जरूर कोई ना कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। हालांकि उस समय के दौरान काव्या काफी मुसीबतों से जूझ रही थी, जिस वजह से उसने आगे अपना करियर बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। हाई स्कूल में ग्रेजुएशन होने के बाद वह सीधे काम की तलाश में निकल पड़ी। उसके भाई की तबीयत खराब चल रही थी। काव्या के पास अपने सबसे प्यारे भाई को बचाने के लिए काम करने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और काव्या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपने सपनों को अपने अंदर ही दबा दी, क्योंकि वह किसी भी तरह से अपने भाई का इलाज कराना चाहती थी ताकि वो ठीक हो जाए। उस वक्त असल में काव्या वैसी ही थी जैसा कि लोगों ने उसे उपनाम दिया था, एक बदनसीब हीरा जो पत्थरों में पड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उस दिन जब हॉस्पिटल के बाहर उस व्यक्ति से मिली और उस अग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर खुद को किसी अजनबी को बेच दी, उसी वक्त से काव्या ने अपने सारे सपने को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके खुद के ऊपर उसका कोई हक नहीं बचा है। इसीलिए सपने देखने का हक नहीं है उसे, वह इस सब के साथ अब जीने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब वो रहस्यमय पति उससे बोला कि वह सपना देख सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है, ये सुन काव्या को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्या उसके पति ने यह सिर्फ उसकी बोरियत कम करने के लिए कहा था। लेकिन जो भी हो, काव्या के लिए तो ये सब कुछ था और अब जब उसे एक मौका मिला था तो वो इसे अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। ये सब स्कूल के बाहर खड़े हो सोचने के बाद काव्या खुद से कहती है, काव्या, तुम्हें अपने सपने पूरे करने का एक और मौका मिला है, अब बस आगे ही बढ़ना है तुम्हें। ये बोलते हुए वो उस मेन गेट से अंदर की तरफ अपना पहला कदम रखती है और अंदर चली जाती है। कुछ मिनटों के बाद फाइनली उसकी मुलाकात आस्था जी से हो जाती है। आस्था जी काव्या को अपने सामने खड़ी देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे झट से अपने गले से लगा लेती है, जैसे कि काव्या उनकी स्टूडेंट नहीं बल्कि पोती हो। उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, फिर जब आस्था जी ने काव्या से पूछा कि काव्या बेटा, आप और स्कूल में। वो दरअसल आस्था मैम, मैंने जो सपना अधूरा छोड़ दिया था अब उसे पूरा करने के बारे में सोच रही हूँ। काव्या के मुंह से सपने पूरा करने वाली बात सुन आस्था जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो काफी उत्साहित हो बोलती है, काव्या बेटा, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको आखिर में ये समझ में आ ही गया कि बिना सपना के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। भले ही हमारी जिंदगी में कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, पर हमें कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहिए। आस्था मैम की बात सुन काव्या को एक नई हिम्मत मिलती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं इस बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैम।
काव्या बेटा, अगले महीने 3 सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस के एग्जाम होने वाले हैं। मैम, मैं इस सब के लिए पूरी स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे उन एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करना ही है, चाहे जो भी हो। अगली सुबह मेंशन। जब वो मास्कमैन घर पहुंचता है तो उसे काव्या कहीं भी नजर नहीं आती है। तभी रामू काका उसे बताते हैं, मालिक, बहुरानी दरअसल किसी काम से बाहर गई हुई है। क्यों और क्या के बारे में और ज्यादा विवरण न पूछते हुए वो आदमी सीधे सोफे के तरफ चला गया। तभी उसकी नजर मेज के नीचे रखी मोटी मोटी किताबों पर पड़ी। सबसे ऊपर वाला किताब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड था। उस किताब को देखते ही वो आदमी समझ गया कि काव्या क्या करने गई होगी। थोड़ी देर बाद मास्कमैन किचन में गया तो उसकी नज़र फ्रिज पर चिपकी हुई चिट पर पड़ी। वह तुरंत उस चिट के थोड़ा पास जा खड़ा हो गया। सच तो यह था कि भले ही काव्या इस वक्त घर पर नहीं थी, फिर भी वह अपनी प्राथमिकता के बारे में नहीं भूली थी। और फिर रवीना ने उसे रूल नंबर 10 में बताया था कि जब भी वो घर से कहीं बाहर जाए तो अपने पार्टनर के लिए एक छोटा पर रोमांटिक सा चिट छोड़कर जाए। वो सोची क्यों ना अब एक कदम आगे बढ़ाया जाए। यही सोच उसने वो चिट फ्रिज पर चिपका दी। ऐसा करने के लिए काव्या सुबह जल्दी उठी और अपने पति के लिए नाश्ता बनाई। बाद में उसने फ्रिज में चिपका हुआ एक प्यारा सा लवी डवी नोट छोड़ दिया। नोट में लिखा हुआ था, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। काव्या लिखा था और उसके अंदर एक मुस्कान के साथ एक प्यारा दिल था। जैसे ही मास्कमैन ने फ्रिज खोला, उसकी आंखों के सामने एक प्यारा सा दिल के आकार का चॉकलेट केक आ गया। उसके ऊपर एक लाल चेरी थी। चूंकि उसे वो सब खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर दूसरी बार जब उसने उस नोट को पढ़ा तो उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और केक फ्रिज से निकाल लिया। फिर वह मेज पर जाकर चुपचाप बैठ गया। वह बहुत देर तक केक को देखता रहा, फिर नोट को घूरने लगा। यदि तुम इसे नहीं खा रहे हो तो मुझे खाने दो। इसके अलावा उसने पहले ही आपके लिए इतना रोमांटिक मैसेज छोड़ दिया है, यह तुम्हारे लिए काफी है ना? और तुम वैसे भी खाने के शौकीन नहीं हो। रसोई में घुसते हुए रॉकी ने ये सारी बातें बोली, चूंकि जैसे ही उसकी नज़र उस केक पर पड़ी उसके मुंह से मानो पानी निकलने लगा हो। केक का डिजाइन और भी ज्यादा आकर्षित किए जा रहा था उसे खाने के लिए। रॉकी की आवाज सुन मास्कमैन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने उसे इस तरह नजरअंदाज करते हुए एक चम्मच लिया और केक खाने लगा जैसे वहां कोई था ही नहीं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारा खुद ही खाने वाला है। ये देख रॉकी थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आह, कितना लालची आदमी हो तुम। कम से कम मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। रॉकी ने उससे रिक्वेस्ट करी, पर मास्कमैन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फाइनली रॉकी निराश हो बस उस केक को खाने की चाह छोड़ दिया। हालांकि रॉकी ने आगे जो कुछ सुना उसे सुन उसका उतरा चेहरा वापस से खिल उठा जब उसके कानों में आवाज गई, वाह, हमारे बॉस ने सच में थोड़ा केक छोड़ दिया। उस बचे हुए केक को देखते ही रॉकी पूरी तरह से उस पर टूट जाता है और कुछ ही मिनटों में बचा हुआ सारा केक खा लेता है। पर अगले ही पल उसका ध्यान उस लड़के की ओर जाता है जिसने अभी अभी केक के बारे में बातें की थी। रॉकी थोड़ा हैरान रह गया और बोला, एक और आदित्य के उम्र का लड़का जो उसी की तरह दिख रहा है। वह वास्तव में आदित्य का ही जुड़वां भाई रेहान था और उन दोनों भाई के बीच एकमात्र अंतर उनके बालों के रंग का था। आदित्य के बाल काले और रेशमी थे जबकि रेहान के बाल हल्के सुनहरे रंग के थे। कुछ ही मिनट बाद आखिरकार रॉकी का जब केक से मन भर गया था तब वो रेहान के पास जाकर बैठते हुए बोला, वैसे रेहान, तुम यहाँ कब आए? जब रोहन रेहान से पूछता है कि वो यहाँ कब आया तो रेहान बोलता है, पिछली रात ही। और फिर वो मास्कमैन की तरफ देखते हुए पूछा, बॉस, क्या मैं भी मिस काव्या की रक्षा कर सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है अपने भाई पर कि उसके साथ मिस काव्या पूरी तरह से बोर हो जाती होंगी। जैसे ही रोहन ये सुनता है वो झट से बोल पड़ता है, तुम्हें किसने कहा कि मिस काव्या को ये बात पता है कि उसकी सुरक्षा की जा रही है? रोहन की बात सुन रेहान बोला, वैसे मुझे ये बात बताने के लिए थैंक यू। वैसे अब मुझे समझ में आ गया कि बॉस ने मिस काव्या के सुरक्षा के लिए मेरे भाई को ही क्यों रखा। वैसे वो इस तरह के कामों के लिए बिल्कुल फिट है बॉस। स्टडी रूम। हल्के रोशनी के कारण कमरा कुछ पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो आदमी उस कमरे के खिड़की के पास खड़े हो बाहर गार्डन को बस देखे जा रहा था।
चूंकि उस मास्कमैन को एक ठंडी आभा के साथ उस तरह देख रेहान को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने बॉस को इसी रूप में देखने का आदी था। दरअसल हैरान तो वह उस समय हो गया था जब उसने 1 घंटे पहले अपने तानाशाह बॉस को चॉकलेट केक खाते हुए और उसके हाथ में एक प्रेम नोट को घूरते हुए देखा था। यह ऐसा नजारा था जो कभी उसके सपनों में भी नहीं आया था, और उसे यकीन था कि जब वह यह खबर अपने साथियों को बताएगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। रेहान मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अच्छा ही हुआ जो इस बार उन लोगों ने मुझे बॉस से मिलने के लिए भेजा, इसी बहाने मैंने बॉस का ये रूप भी देख लिया। सच में बड़ा हैरान कर देने वाला नजारा था वो। फिर वो अपने बॉस से पूछता है, बॉस दरअसल श्रीलंका की टीम में काफी बढ़त हो गई है और इसी वजह से वे वर्तमान में 7वें महाद्वीप में जाने से पहले आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं? श्रीलंका की टीम भी उसी बात पर निर्भर करेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन सब से कहो कि वे मेरा इंतजार करें। रेहान की बातें सुनकर उस आदमी की आवाज तुरंत भयानक रूप से ठंडी हो गई। उसकी पहले से ही ठंडी नजर में ठंडक कुछ ही मिलीसेकंड में लगभग 3 गुना हो गया। अगर वो उसी तरह गुस्से में कुछ वक्त और रह गया तो कमरे का तापमान पूरा गिर सकता था। जैसे ही रोहन ने देखा कि उसका दोस्त इतना ज्यादा गुस्से में आ गया है, वो झट से बीच में बोलते हुए पूछता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? इस बार तुम उसे कब तक छोड़ेंगे? हालांकि रॉकी की बातों को सुन वो आदमी अपने गुस्से को बस किसी तरह कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि यह तूफान से आने वाली पहले की शांति हो। वैसे इस वक्त वह यहीं पर है। रॉकी ये बात बोलते हुए खिड़की से बाहर देखा तो उसकी नजर एक काली कार पर जा पड़ी जो गैराज के अंदर जा रही थी। जैसे ही रॉकी कार से काव्या को बाहर निकलते हुए देखा, वो एकदम से एक गहरी सांस ले खुद में खुश होते हुए बोला, चलो अब कम से कम इस ठंडे आदमी का गुस्सा शांत तो हो जाएगा, वरना पता नहीं आज ये क्या करता। इधर काव्या हवेली के मेन गेट की ओर चल दी। काव्या बिल्कुल साधारण तरीके से तैयार हुई थी। वो एक सफेद रंग के घुटने तक की ड्रेस पहने हुई थी और हमेशा की तरह अपने बालों को पीछे कर बांध दिया था। वो दिखने में एकदम मासूम और पढ़ने वाली एक स्टूडेंट लग रही थी। उसका लुक निश्चित रूप से बेहद ही खूबसूरत था, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके हाथ में किताबों का एक थैला था और उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे कुछ छिपा रहा था। काव्या जैसे ही हवेली के अंदर हॉल में आए, वो सोफे के तरफ चल पड़ी, क्योंकि उसे अपने पति को कुछ देना था। जैसे ही काव्या सोफे के पीछे बैठी मास्कमैन को पीछे से देख मन ही मन बोली, अब अपने आखिरी प्लान को भी अंजाम देने जा रही हूँ। भगवान जी, प्लीज मेरे किसी प्लान से इन्हें कोई तो फर्क पड़े। हर बार इनके चेहरे का एक्सप्रेशन बस एक जैसा ही होता है। ये सोच काव्या अपने हल्के कदमों से सोफे के पीछे से चलते हुए उस आदमी के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह उस आदमी के सामने आए, उसका चेहरा और भी ज्यादा खिल गया। काव्या के कदमों के आहट को सुन मार्कमिन, जो अपना सर नीचे झुका किसी काम में लगे हुआ था, झट से सर ऊपर उठा देखने लगता है। काव्या को अपने नजरों के सामने देख वो बस उसे ही देखता रह गया। मैं वापस आ गई हूँ, काव्या अपनी नॉर्मली मुस्कान के साथ बोली। और हमेशा की तरह इस बार भी उसके पति ने बस एक ही आवाज में उसकी ओर सिर हिलाया, हम। फिर काव्या ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने हाथ से किताबों का बैग नीचे रख दिया और उस आदमी के सामने सीधी खड़ी हो गई, जबकि उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपे हुए थे। मास्कमैन एक नजर में ही बता सकता था कि वह उसे कुछ देने वाली है। मन ही मन जानने की इच्छा की वजह से उसने उस चीज का अनुमान लगाया जो वह दिखाने वाली थी। तभी अगले ही पल काव्या ने अपना दोनों हाथ सामने के तरफ बढ़ाया और एक लाल गुलाब अब उस आदमी के सामने था। ये आपके लिए, मुस्कुराते हुए बोली। काव्या को गुलाब का फूल देते हुए देख मास्कमैन पूरी तरह से हैरान रह गया। पहले वो उस गुलाब को देखा और फिर काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसे गुलाब देगी, क्योंकि उसे पता था कि गुलाब लड़के ही हमेशा लड़कियों को देते हैं। मास्कमैन जब काव्या के चेहरे को देख रहा था तो उसे उसकी आंखों में एक खुशी दिखाई दी, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो वह उसे सच में गुलाब का फूल देना चाहती हो। जब उस दिन उसने उसे लाल गुलाबों का एक ट्रक दिया तो उसकी आंखें में ये खुशी जरा भी नहीं थी। इतना बड़ा अंतर उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात यह थी कि वो गुलाब कोई खास तरह के नहीं थे, बस नॉर्मली ही थे, पर फिर भी जिस तरह से काव्या उसे वो गुलाब दे रही थी, उस वजह से वो अंदर ही अंदर काफी अलग ही फील कर रहा था। फिर उस आदमी की एक आदत काफी पुरानी है कि उसे कोई कुछ भी देता है तो वो हमेशा उसे स्वीकार कर लेता है, फिर चाहे वो बम ही क्यों ना हो। कुछ क्षणों के बाद मास्कमैन ने फाइनली काव्या के हाथों से वो लाल गुलाब ले लिए ने।
जैसे ही उसने वो गुलाब लिए काव्या अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसकी खुशी मानो कई गुना बढ़ गई हो। काव्या को इतना ज्यादा खुश देखकर वो आदमी कुछ बोल तो नहीं सका, पर हाँ, उसे खुश देखकर उसे खुद के अंदर एक खुशी महसूस हुई। तभी काव्या ने अपना किताब वाला बैग उठाया और जाने से पहले अपने पति से बोली, मैं ये सब साफ कर दूंगी। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी पीठ घुमाई और जाने लगी, जबकि मास्कमैन अपने हाथ में गुलाब की फूल को इस तरह से देख रहा था मानो वह उसे बड़े ही आराम से छांट रहा हो। मेंशन। जब काव्या सीढ़ियों के तरफ जा रही होती है तो उसकी नज़र तुरंत गुलाब पर पड़ जाती है, जो पहले से ही मेज के ऊपर एक सादे काले फूलदान में रखा हुआ था। उसका नज़ारा बहुत ही सुंदर था। एक बड़े सुस्त और काले भूरे रंग के सोफे के बीच में एक लाल गुलाब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसे देखते हुए काव्या बहुत ज्यादा हैरान हो गई और हल्के से मुस्कुराते हुए उस गुलाब के फूल के तरफ बढ़ गई। फिर कुछ देर तक बड़े ही प्यार से गुलाब को घूरने लगी, जबकि नकाबपोश आदमी मेज के पास चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। यह कितना सुंदर है, काव्या खुश होते हुए बोली, जिस पर मास्कमैन ने बस अपना सिर हिला सहमति जता दी। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। मैं असल में अभी घबरा रही थी कि कहीं आपने इसे अब तक फेंक तो नहीं। पूर्ण विराम। काव्या बोलते हुए हल्के से थी। वो बस मजाकिया अंदाज में ये सब बोली, पर उस आदमी का रिएक्शन काव्या को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तुम घबराओ मत। उनकी आवाज गंभीर और दृढ़ थी। काव्या को समझ में नहीं आया कि अब वो अपने पति को क्या ही बोले, मतलब उन्हें जोक और चुटकुले बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए वह बस चुप रह गई और मन ही मन उस आदमी के बारे में सोच मुस्कुराने लगी। इसे यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या यह आपके लिए ठीक है? मेरा मतलब है, यहाँ एक फूल लगा हुआ है, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्यों, क्या इसे यहाँ रखने में कोई समस्या है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे क्यों कोई समस्या होगी? वो तो मैं इसीलिए पूछी क्योंकि आपको रंगीन चीजें पसंद नहीं है ना? वो थोड़ा झिझकते हुए बोली। काव्या के जवाब के बाद एक लंबी चुप्पी छा गई, और बेचारी काव्या वहीं खड़ी बस अपने पति को देख उसके रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार कुछ देर बाद वो आदमी बोला, जब तक तुम इन सब को पसंद करती हो, मेरे लिए सब ठीक है। ये बात सुन काव्या अपनी पलकें ने 3 बार पलकें झपकाईं और हैरानी से बस उसे देखती रह गई। वह अपने पति से अचानक आने वाले इस तरह के जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यह पहली बार था जब उसने उसके मुंह से ऐसे शब्द सुने। काव्या आश्चर्य हो खुद में बोली, ये क्या चल रहा है? क्या वह जानते हैं कि उनका जवाब किस तरह का था? इंसानों में कोई दिलचस्पी न रखने वाले इस व्यक्ति ने ऐसी घटिया बातें करना कब से सीखा? काव्या अभी मन ही ये सोच ही रही थी कि तभी वो आदमी बोलता है, वैसे भी तुम्हारा प्राइवेट स्टडी रूम तैयार हो गया है। उसकी बातों ने एक बार फिर काव्या को झटके दे दिए। वो अचंभित हो बोली, क्या? मेरा अपना स्टडी रूम? काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि मास्कमैन के पीछे पीछे एक कमरे के ठीक पास जा पहुंची। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने ढेर सारी किताबों वाला एक विशाल कमरा दिखाई दिया। वह कमरा काफी आरामदायक लग रहा है और ऐसा लगता था कि उसे जो कुछ भी चाहिए था वह पहले से ही वहां मौजूद था, यहाँ तक कि कंप्यूटर और अलमारियां भी। ये नजारा देख काव्या स्तब्ध रह गई। वो हैरान भरी नजरों से उस आदमी के तरफ देखा। इतना सब कुछ, वो भी मेरे लिए? पर आपको कैसे पता चला? कुछ घंटे पहले? काव्या इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसे कुछ घंटे पहले ही उसके पढ़ाई के बारे में पता चला, लेकिन फिर उसे अगले ही पल ये एहसास हुआ कि उस जैसे शक्तिशाली इंसान के लिए यह असल में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। काव्या खुशी की वजह से रोना चाहती थी, तभी उसने अपने पति से कहा, आपने मेरे लिए ये सब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या के मुंह से धन्यवाद का एक शब्द सुनकर मास्कमैन ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, तुमने अभी भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा है, और ना ही तुमने उस कार्ड का यूज किया है जो मैंने तुम्हें दिया था। उस आदमी के शब्द सुनकर काव्या चुप हो गई। जिस तरह से उसने यह बात कही, उससे ऐसा लग रहा था जैसे यूज इस बात का बुरा लगा हो, और काव्या नहीं जानती थी कि ऐसे में वो क्या रिएक्शन दे। काव्या उस आदमी को बताना चाहती थी कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके भाई की सुरक्षा ही एकमात्र चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी, और वह सब कुछ जिसके लिए वह भुगतान कर रही थी। काव्या कहना चाहती थी कि उसका उसके प्रति इतना अच्छा होना ही काफी था। हालांकि वह कुछ भी नहीं बोली। उसकी इस चुप्पी को देखकर मास्कमैन ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और बोला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या चाहिए तो बस मुझे बताओ।
उस आदमी का आवाज गंभीर था, लेकिन काव्या के लिए वह लगभग एक खोए हुए सांता क्लॉज की तरह महसूस करता था जो अचानक उससे उसकी इच्छा सूची बताने के लिए कह रहा हो। उस रात काव्या ने अपना समय अपने स्टडी रूम के अंदर ही बिताया। वह केवल रात के खाने के लिए बाहर आई और तुरंत खाकर स्टडी रूम चली गई। इधर मास्कमैन ने भी खुद को अपने ठंडे अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। घंटों बीत गए और फाइनली उस आदमी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। घड़ी की सुई ठीक बाहर पर आ चुकी थी। इसके बाद वो आदमी उस कमरे से निकल अपने बेडरूम में गया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बेड पूरा खाली था। उसके माथे पर गहरी रेखाएं उभर आईं, फिर वह मुड़ा और काव्या के स्टडी रूम की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजे को धीरे से और चुपचाप धक्का देकर खोल दिया। थोड़ी देर बाद उसके कदम करीब आए तो वह मेज के किनारे खड़ा हो गया। सोते हुई काव्या को देखकर उसने गहरी सांस ली। काव्या का चेहरा उसकी मेज के ऊपर कागजों और किताबों से चिपका हुआ था। कुछ देर तक उसे देखने के बाद मास्कमैन उसके थोड़ा करीब गया, धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और एक राजकुमारी की तरह धीरे से उसे कमरे से बाहर लेकर चला गया। अगली सुबह जब काव्या ने अपनी आंखें खोली तो सूरज पहले ही निकल चुका था और भूरे रंग के बेडरूम में फैल रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखें भारी हो गई हैं, इसलिए उसने कुछ पल जम्हाई लिए और पलकें झपकाते हुए बिताई। उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी को गले लगा रही थी। जैसे ही उसने उठने का फैसला किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सोई हुई नसें सदमे के कारण अस्त व्यस्त हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने पति को अपने एक हाथ और पैर से पकड़ रखी थी। ये स्थिति काव्या के लिए बहुत ज्यादा ही शर्मनाक थी। उसका दिल तुरंत जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर पूरा गर्म होने लगा था, लेकिन यह सोचकर कि वो आदमी अभी भी सो रहा है, उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। वह अब भी अपना सिर नहीं हिला सकती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से वो उठ ना जाए। एक शांत गहरी सांस लेने के बाद काव्या धीरे धीरे उसके ऊपर से अपना पैर हटाया, फिर अपना हाथ जितना हो सके धीरे से हटाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल सन रह गया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्कमैन ने पहले से ही अपना मुखौटा पहन रखा था और इसका मतलब केवल यह होगा कि वह बहुत पहले ही जाग चुका था। क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे? काव्या एकदम से सोची और अचानक उठी और सीधी हो बैठ गई। वो मास्कमैन से कुछ दूरी बना ली और जैसे ही उसने दीवार घड़ी की ओर देखा तो वो मास्कमैन को देखते हुए बोली, आप आज फिर बाहर जा रहे हो ना? उसने थोड़ा रूप से घबराते हुए पूछा। हाँ। उस आदमी के रिएक्शन के कारण काव्या ने कंबल को कसकर खींच लिया। उसका चेहरा अचानक दुखी हो गया और वो खुद में बोली, मुझे अफसोस है, उसने अपने होंठ चबाते हुए कहा। वह जानती थी कि उसका पति हमेशा जल्दी बाहर निकल जाता था, फिर भी आज सुबह के 10 बज चुके थे। क्या वो आदमी सचमुच मेरे जागने का इंतजार कर रहा था? पर उसने मुझे क्यों नहीं जगाया? काव्या को दुखी देख वो आदमी बोला, नहीं, मुझे देरी नहीं हुई है, मैं आराम से निकलूंगा। क्या? सच में? हाँ बिल्कुल। उस आदमी की बात सुन काव्या फाइनली मुस्कुराई और राहत की सांस ली। हालांकि सच्चाई यह थी कि मास्कमैन 1 घंटे पहले ही जाग चुका था और वह पिछली रात की तुलना में आज और भी देर से उठा था, जिससे फाइनली वह इस बात को समझ गया कि उसके बाहों में जब तक काव्या होती है वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाता। वो आदमी जानता था कि उसे देर हो गई है, लेकिन उसने पिछली बार से ही सबक सीख लिया था कि अगर उसने काव्या का हाथ या पैर हटाने की कोशिश की तो वह जग जाएगी। और देर रात तक उसकी पढ़ाई के बारे में सोचकर वह उसे जगाना नहीं चाहता था। इसी वजह से वह केवल काव्या के जागने तक बिना हिले डुले उसका इंतजार कर रहा था। जब काव्या फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो रामू काका ने उसे बताया कि दोनों पहले ही जा चुके हैं और वे कल वापस आएंगे। उनकी बातों को सुन काव्या केवल यही सोच सकी कि आखिरकार यह उसकी गलती थी, लेकिन चूंकि उसे खुद फिर से हवेली से बाहर जाना था, इसलिए उसने जल्दी से अपना काम पूरा किया और घर से निकल गई। एक थकाऊ दिन के बाद काव्या सीधे मुंबई के काफी महंगे आलीशान अपार्टमेंट में चली गई, जहां उसका भाई हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद रहने आया था। यह असल में वह अपार्टमेंट था जिसके बारे में मिस्टर खन्ना बात कर रहे थे जब उसका भाई हॉस्पिटल में ही था। पहली बार जब काव्या वहां गई तो उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने मिस्टर खन्ना से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे बताया कि अपार्टमेंट पहले से ही उनके नाम पर है। इतने बड़े अपार्टमेंट का किराया कितना होगा उसके बारे में सोचते ही काव्या का सर भारी हो गया। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकी।
वह जानती थी कि उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही उस बॉन्ड में लिखा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, काव्या ने तुरंत अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और उसे ऐसे अपने बाहों में कस लिया जैसे वह एक सफेद छोटा तकिया हो। सत्या मेरे भाई, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। अपनी बहन की बात सुन सत्या बोला, मुझे भी आपकी याद आती है दीदी। क्या आप आज रात यहीं रुकेंगी? हम बिल्कुल। यहाँ देखो, मैंने हमारे लिए एक हॉटपॉट खरीदा है। चलो आज हम साथ में खाना खाते हैं, बस हम दोनों। वाह, सच में दीदी, वैसे मुझे यह बहुत पसंद आया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिर दोनों भाई बहन रसोई में गए और खुशी खुशी खाना बनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे से इस तरह बात की मानो वे सबसे अच्छे दोस्त हों जो वर्षों से अलग थे और आखिरकार उन्हें बातचीत करने का मौका दिया गया हो। अगली सुबह मास्कमैन हवेली वापस चला आया। वह पहले से ही रात में फ्लाइट पकड़ने वाला था, इसलिए वह केवल काव्या के घर आने और उसे यह बताने का इंतजार कर रहा था कि वह थोड़ी दिन के लिए फिर से जा रहा है। हवेली के अंदर आते ही किसी कारण से मास्कमैन सीधे रसोई घर के तरफ चला गया। और जैसे ही उसने किचन के दरवाजे से अंदर पहुंचा तो उसकी नजर सीधे फ्रिज पर जा पड़ी। उस फ्रिज में एक चूने के रंग का चौकोर आकार का नोट चिपका हुआ था। बिना समय बर्बाद किए उस आदमी ने फ्रिज की ओर कदम बढ़ाया और अपने हाथ को उस नोट की तरफ बढ़ा उसे अपने हाथों में ले ध्यान से देखने लगता है। इस बार भी उस नोट में लिखा हुआ था, मिस्टर सर, वापस से आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए फलों का जूस बनाया है, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। काव्या। कल की तरह ही उसके नाम के अंत में एक प्यारा मुस्कुराता हुआ दिल बना हुआ था। कुछ देर तक नोट को देखने के बाद मास्कमैन ने फ्रिज खोला और फलों का जूस लिया। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो वह फिर से उसके हर बात को याद कर रहा हो। फिर बाद में वह उसे उस रोमांटिक नोट के साथ ऊपर लेकर जाने लगा। इस बीच रॉकी, जो पूरे समय थोड़ा दूर खड़ा हो उसे देख रहा था, मन ही मन एक प्यारा सा स्माइल किए जा रहा था। रॉकी खुद में सोचा, जब से काव्या उसके दोस्त के जिंदगी में आई है, उसका दोस्त धीरे धीरे कर इंसान बनने लग गया है। हालांकि पलक झपकते ही रॉकी के चेहरे की चौड़ी मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब उसने देखा कि वो आदमी अचानक अपने स्टडी रूम के सामने रुक जाता है और अपनी नजरें को एकदम से अपने फोन पर गड़ा कुछ देखने लगता है। माहौल में तुरंत भारी बदलाव महसूस करते हुए, जैसे कि दुनिया 360 डिग्री घूम गई हो, रॉकी एकदम से अपने दोस्त के तरफ तेजी में चल पड़ा। उस आदमी को देखने से पता चल रहा था कि वह एक नज़र में बता सकता है कि कोई बड़ी मुसीबत आई है जिससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसे ही रॉकी उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि सेलफोन की स्क्रीन पर कोई प्राइवेट मैसेज आया हुआ था और उस मैसेज में लिखा हुआ था, मिस काव्या की किडनैपिंग हो गई है। जैसे ही ये मैसेज रॉकी ने पढ़ा उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। वो हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, क्या तुम इस बात पर गंभीर हो? आखिर किसने उसका मिस काव्या को किडनैप करने की हिम्मत की होगी? और फिर उसके पीछे आदित्य तो उसकी सुरक्षा करने के लिए था ही। क्या यह भी संभव है? रुको, क्या ऐसा सच में हो सकता है? रॉकी अभी अंदाजा लगा ही रहा था कि तभी मास्कमैन बोल पड़ा, कार निकालो अभी। मास्कमैन की आवाज पूरी तरह से ठंडी हो गई थी, उसमें गर्मी का कोई निशान नहीं है। उसे अपने सामान्य राक्षस मोड में वापस आते देख रॉकी भी तुरंत गंभीर हो गया। उसके आंखों में भी गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मास्कमैन और रॉकी कार में बैठ चुके थे और ड्राइवर से वो आदमी बोला, पूरी तेजी के साथ पोर्ट के तरफ चलो। अपने बॉस की बात सुन ड्राइवर पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे इसका कारण समझ नहीं आया। हम बॉस के गुप्त अड्डे पर क्यों जा रहे हैं? क्या मैंने अभी अभी गलत सुना? पर यह असंभव है। अपने ड्राइवर को इतना भ्रमित देख रॉकी उसे समझाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी आदित्य जैसे लड़के को हरा सकता है? उसने पूछा। सिर्फ उस एक सवाल को सुनते ही ड्राइवर बोल पड़ा, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि ड्राइवर उस आदित्य की क्षमताओं को जानता था। भले ही उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो बड़े बड़ों को ढेर कर सकता था। यदि वह लड़का काव्या मैम की रखवाली कर रहा है तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती है कि उसे छू ले सिवाय हमारे बॉस के। रॉकी की पूरी सुनने के बाद ड्राइवर को सारी बात समझ में आ गया। बॉस के रडार की पकड़ में आए बिना किसी दुश्मन के लिए उन्हें पकड़ना या उसके करीब पहुंचना भी असंभव था। हालांकि वह अभी भी उलझन में था। इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद क्या था, वो समझ नहीं पा रहा था।
इधर मुंबई पोर्ट, एक जर्जर और खाली कमरे में काव्या को पसीना आ रहा था और वह अपने हाथ में बंधी रस्सी को खोलने के लिए पूरा संघर्ष कर रही थी। जिस कमरे में वह थी वह पूरा शांत था, लेकिन कमरे के अंदर अच्छी रोशनी थी। खिड़की खुली थी और गर्म हवा सफेद पर्दे को जोर जोर से उड़ाए जा रही थी। किसी के भी कमरे के अंदर आने से पहले काव्या जितनी तेजी से संभव हो सके काव्या खुद को खोलने की कोशिश किए जा रही थी। कुछ मिनट पहले काव्या हवेली में वापस जाने के लिए आराम से टैक्सी रोक उसमें बैठ गई, तभी अचानक ड्राइवर ने कहा कि उन्हें रास्ता बदलकर जाना होगा, जिससे काव्या को तुरंत उस पर संदेह हुआ और वह एक इमरजेंसी कॉल भेजने की तैयारी करने लगी थी। पर अभी वह इमरजेंसी कॉल भेज पाती उससे पहले ही वो अचानक से बेहोश हो गई और जब तक वह उठी तब तक वह इस खाली कमरे में रस्सी से बंधी हुई थी। खुदकिस्मती से जिन लोगों ने उसे बांधा था उन्होंने किसी भी तरह की पेशेवर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया और जिस रस्सी का उन्होंने इस्तेमाल किया वह भी कुछ खास नहीं लग रही थी। खैर, एक नाजुक दिखने वाली चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर वे उस पर सहज हो गए। उन्होंने सोचा कि वह एक गुड़िया जैसी राजकुमारी है जो केवल शांति से बैठ सकती है, कोई खतरनाक काम करना उसके बस की बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद आखिरकार रस्सी खुल गई और काव्या के चेहरे पर से पसीना टपक रहा था। वह तुरंत खड़ी हुई और कमरे को अच्छी तरह से देखने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। यह महसूस करते हुए कि दरवाजे से बाहर निकल पाना असंभव है, काव्या की नज़र तुरंत चौड़ी खुली खिड़की पर चली गई। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। हालांकि जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह इस समय तीसरी मंजिल पर थी और जिस स्थान पर वह थी उसने काव्या को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। जब बड़े मालवाहक जहाज पानी पर तैर रहे थे तो उसकी आंखों के सामने अंतहीन कंटेनर पूरे बंदरगाह को घेरते हुए दिखाई देने लगे। आखिर मैं यह कहां पर हूँ? एक मिनट, कहीं मैं मुंबई पोर्ट पर तो नहीं? हर कंटेनर पर खुदे हुए चिन्ह और लोगों ने उसे हैरानी में डाल दिया। इस सब को देखने के बाद उसे अब यकीन हो गया कि यह जगह कोई और नहीं बल्कि फेमस महाद्वीप की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? यहाँ के लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्यों? उलझन में और परेशान होकर काव्या ने अपने सवालों को भूलने और केवल बचने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना सिर हिलाया। फिर उसने सचमुच गहरी सांस ली और फिर बचने के लिए कम जोखिम भरा रास्ता खोजा। तभी उसने एक लोहे का पाइप देखा। वह पाइप देखकर उसने बिना समय बर्बाद किए खुद को तैयार कर लिया। उसने वह रस्सी ली जिसका उपयोग वे उसे बांधने के लिए किए थे और अपने लंबे बालों को उससे बांध लिया। बाद में वह नीचे की तरफ धीरे धीरे कर उतरने लगी। वह बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने आज जीन्स और टी शर्ट पहन रखा था। हालांकि उसने हील पहनी हुई थी, इसलिए उसने पहले ही उसे उतारकर जमीन पर फेंक दिया था। वो आज अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी कि वो इस तरह के कामों में माहिर है और इस लोहे के पाइप से नीचे उतर सकती है। आज फाइनली उसका हाई स्कूल में सीखे हुए कराटे काम आ गए। सच्चाई यह थी कि काव्या उन दिनों में काफी अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी। उसने बहुत कम समय में ही बहुत सारे पेपरे सीख भी लिए थे, पर वो पढ़ाई पूरे करने के बाद नौकरियों के तलाश में चल पड़ी, जिस वजह से उसने अपना कराटे का कोर्स पूरा नहीं किया, वरना आज वो स्टेट लेवल पर कई मुकाबला में भाग ले सकती थी। खैर, उसे असल में इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए कराटे सीखे थे। उसके लिए यह पहले से ही काफी था कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है। पाइप के आधे रास्ते में काव्या उस समय चौंक गई जब उसने उस कमरे से एक आवाज सुनी जहां से वह निकली थी। उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया और काले रंग का एक आदमी खिड़की से उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए चिल्ला रहा था, शाट, लड़की नीचे उतर रही है, पकड़ो उसे। उनकी बातों को सुन काव्या एकदम से घबरा गई। पर शुक्र है, वह पहले से ही जमीन से सिर्फ एक मंजिल ऊपर थी, इसलिए उसने तुरंत छलांग लगा दी। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, वह बिना पीछे देखे नंगे पैर बहुत तेजी से भाग गई, अपनी लाल एड़ियों के निशान को जमीन पर छोड़कर। तभी काले कपड़ों में दो आदमी उसका पीछा करने लगे। पोर्ट। कुछ ही देर बाद मास्कमैन रॉकी और उस ड्राइवर के साथ अपने उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे यकीन था कि काव्या को किडनैप किया गया है। वो कार से उतर सीधे एक बूढ़े आदमी के सामने जाकर रुक गया। उसके आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। एक सुनहरी कुर्सी पर बैठे सम्राट जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे कमांडो भी मास्कमैन को स्तब्ध हो गए।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वक्त उस आदमी के आंखों में एक गुस्से का ज्वाला साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर कुछ और समय की देरी हुई तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब उस आदमी ने अपनी बंदूकें पकड़ ली तो उस बूढ़े व्यक्ति के सभी बॉडीगार्ड के माथे पर पसीना आ गया, जैसे कि वे लोग पहले से ही भूल गए थे कि उनके सामने धधकने वाला ठंडा आदमी उनके सर का अनमोल पोता था। बूढ़ा आदमी जो मास्कमैन की तरह ठंडा दिख रहा था, उसने अपना गला साफ किया, जिससे उसके सभी लोग चौंक गए। मास्कमैन सीधे उस कुर्सी पर बैठे बूढ़े व्यक्ति के आंखों में घूर कर देखने लगा, तभी वो बोले, यह सोचकर कि उस लड़की को परेशानी में देख आप बिना कुछ सोचे इतने तेजी में यहाँ पर आ गए, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये बुरा नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति सचमुच बहुत खुश लग रहा था। अपने पोते से बात करते ही उसका भयानक चेहरा कुछ नर्म पड़ गया और उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। तभी मास्कमैन अपने दादाजी से सामान्य आवाज में पूछता है, वह कहाँ है इस वक्त? अपने पोते के मुंह से ये शब्द सुन वो बूढ़े व्यक्ति की खुशी और दोगुनी हो जाती है और वो प्रसन्न हो बोलते हैं, ओह आप चिंता मत कीजिए, वह एक अच्छी जगह पर आराम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से उसे ऐसा लगे कि उसकी किडनैपिंग हुई है, इसीलिए उसके हाथ हल्के से बांध दिया गया है। हालांकि अपने दादाजी की बात सुनते ही वो आदमी तुरंत वहां से एक दरवाजे के तरफ चल पड़ता है। वाह, मेरे पोते में तो काफी बदलाव आ गए हैं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने एक आदमी को उनके पोते को उस जगह पर ले जाने का इशारा दिया जहां पर उन्होंने उस लड़की को रखा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पोता अब और ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाला है और इस वक्त उसे गुस्सा दिलाना खुद के लिए ही जोखिम भरा काम हो सकता है। तभी बूढ़े आदमी ने रॉकी से बोला, रॉकी, तुम थोड़ी यहीं पर रुको। बूढ़े आदमी की आवाज ने रॉकी को रोक दिया जो दरवाजा बंद करने ही वाला था। और जैसे ही उसने उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनी, झट से उनके तरफ पलट उन्हें देखने लगा। उनकी बातों को सुन रॉकी को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, चूंकि वो अपने दोस्त के साथ जाना चाहता था, पर वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे सिवाय उनकी बात मानने की। वैसे अभी आप क्या सोचने लग गए? बूढ़े आदमी ने पूछा, जिस पर रॉकी एक आह भरते हुए बोलता है, प्लीज मुझे भी उसे देखना है। जब वो मिस काव्या को देखता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लीज मुझे भी अंदर जाने दीजिए। मुझे लगता है हम एक ही बात सोच रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है, जब तक आपके पास कोई सबूत है तब तक आप उसे नाराज कर सकते हैं? हमेशा की तरह सर। हालांकि मुझे लगता है कि अब से वह आपको अपने दुश्मन के लिस्ट में शामिल कर लिया होगा। रॉकी की बात सुन दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे अपने पोते के निगरानी में रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहले से ही बूढ़ा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पोते के जिंदगी में एक अच्छी पत्नी हो, उसके बाद वैसे भी मैं खुशी से मर सकता हूँ। दादाजी और रॉकी कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद रॉकी वहां से अंदर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वो उस मास्कमैन के पास पहुंच गया जो एक बड़े गेट के सामने खड़ा था और काले रंग का एक आदमी उस दरवाजे के ताले को खोल रहा था। गेट लगभग 6 मीटर ऊंचा था और इसके ऊपर पर मोटे रेजर तार लगे हुए थे, जिससे किसी के लिए भी इसे अकेले पार करना असंभव था। उस आदमी ने जैसे ही गेट के दरवाजे को धक्का दिया, अंदर बेहोश पड़े दो बॉडीगार्ड को देखकर थोड़ा हैरान हो गया और अचानक से वो वहीं रुक गया, उसके साथ रॉकी और ड्राइवर भी रुक गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। और अचानक से वो ड्राइवर ने पहले ही अपना सिर पीछे कर लिया था और उसकी आंखें पहले से ही चौड़ी हो गई थी, जब उसने एक लड़की को उस लोहे के पाइप को पकड़े हुए लटके देखा, जो एक कुशल कराटे चैंपियन की तरह गेट के दरवाजे के ऊपर उस पाइप से लटकी हुई थी। तभी जैसे ही वो मास्कमैन उसके तरफ मुड़ा, वह तुरंत वहां से कूद गई और उनके पीछे आ गई। और उतरते ही बिना उनकी ओर देखे पूरे तेजी के साथ दरवाजे से बाहर के तरफ भाग गई। वह तेज हवा की तरह थी जिसने मास्कमैन और उनके आदमियों को अवाक कर दिया था। तभी मास्कमैन ने फिर उस जगह पर नजर डाली जहां से अभी उसकी पत्नी कूदी थी, ये देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वह बता सकता था कि उसकी पत्नी कितनी खतरनाक ऊंचाई से कूदी थी। और जैसे ही उसने अपनी दौड़ती हुई पत्नी की ओर अपनी निगाहें लौटाईं और उसे नंगे पैर दौड़ते देखा तो उसकी ठंडक अपने चरम पर पहुंच गई। उसी वक्त रॉकी, जो काले कपड़े पहने दो लोगों के साथ आ रहा था, उसने तुरंत काव्या को सामने से रोक लिया। रॉकी उसे देखकर दंग रह गया। उसने अपना मुखौटा नहीं पहना था, इसलिए काव्या उसे नहीं पहचान पाई और वो उसके सामने खड़ा रह सका और हंफती हुई काव्या को देख सका, जो पसीने से भीगी हुई थी और उससे 3 मीटर दूर नंगे पैर खड़ी थी। उसके खूबसूरत बाल बंधे हुए और अस्त व्यस्त थे।
उसकी ये हालत देख रॉकी सिर्फ मन ही मन दुखी हो सका, क्योंकि उसे दूसरी तरफ से 20 कदम दूर खड़े मास्कमैन की ओर से आ रही खतरनाक हवा का एहसास हुआ। काव्या थक गई थी और अपने सामने कुछ और लोगों को देखकर उसने जोर से हाँफते हुए अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिए। वह थकी हुई लग रही थी और उसमें अब कोई ताकत भी नहीं बची थी। वह काफी देर से भाग रही थी और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब वह क्या करे? काव्या उम्मीद खोने लगी थी। वह जानती थी कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं रही और वे बहुत सारे लोग थे। कोई मेरी मदद करो, वह हौंफते हुए बड़बड़ा रही थी। और उसके दिमाग में मदद के लिए पुकारने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। वह खुद इस बात से हैरान हो उठी। हालांकि उस पल उसे एहसास हुआ कि वह कितनी अकेली थी। उसके पति के बिना उसके पास मदद मांगने के बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं था और उसके पास केवल उसका छोटा भाई था और वह एकमात्र व्यक्ति था जिससे वह मदद मांग सकती थी। मिस काव्या। जैसे ही ये आवाज काव्या के कान में गई उसे पूरी तरह से चौंका दिया। काव्या ने तुरंत अपना सिर उठाया और बिना समय बर्बाद किए अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाया। अगले ही पल उसकी आंखों में कुछ दिखाई दिया। अचानक उसकी आंखें गर्म हो गईं। वह अचानक रोना चाहती थी। वो आदमी वहीं था, उसका पति वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मिस्टर सर, काव्या हैरानी से बोली। उसकी आवाज एक जादुई तीर की तरह थी, जो उसके सामने खड़े मास्कमैन के चारों ओर फैली जबरदस्त ठंड को भेद रही थी, मानो उस तीर ने उस आदमी पर छाए गुस्से के ज्वार को पिघला दिया हो। और पहली बार काव्या को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि इसका वर्णन करने के लिए शब्द इस दुनिया में उसके लिए बने ही नहीं थे। फिर वह आदमी काव्या के करीब जाने लगा। उस आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर काव्या को अब यकीन हो गया था कि यह वास्तव में वही है और वह सपना नहीं देख रही थी। और उस क्षण वह न जाने क्यों अचानक भावुक हो उठी। बिना समय बर्बाद किए काव्या उससे मिलने के लिए दौड़ी और जैसे ही वह उसके करीब पहुंची उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे। उसने अपना सिर तुरंत मास्कमैन के सीने पर झुका दिया और फाइनली उसे कसकर गले लगा ली और मन में चल रहे सभी निगेटिव विचारों को भूल गई। सड़क के बीचों बीच सीने से लगी काव्या को मास्कमैन अपनी बाहों में लेकर उसके बालों को सहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद नहीं जानता था कि क्या करना है। रॉकी, जो अपने बचपन के दोस्त की शारीरिक एक्टिविटी को पढ़ने में माहिर था, उसे यकीन था कि उसका दोस्त इस वक्त अंदर से काफी परेशान था और ये इसीलिए था क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। मानो वह एक पिता था जो यह जानने के लिए बेचैन था कि अपने सबसे प्यारे बच्चे को रोने से कैसे रोका जाए। खैर, वह अपनी पत्नी को शांत करने के लिए जो कर रहा था वो सही था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह ऐसा पहली बार कर रहा है। उसे गले लगाना और उसे इस तरह सहलाना एक सही कदम था जो एक आदमी को करना चाहिए। हालांकि रॉकी के लिए, जो बचपन से ही अपने दोस्त को देख रहा था, उसे किसी के प्रति ऐसी सहानुभूति दिखाते हुए देखना सपने जैसा था। उसे याद आया कि आखिरी बार जब मास्कमैन ने किसी को गले लगाया था तब वह 10 साल का था। रॉकी उन दोनों को देखकर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, हालांकि वह जानता। कुछ क्षण बाद काव्या फाइनली शांत हो गई और वो मास्कमैन के सीने से थोड़ा दूर खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए उस आदमी के आंखों में देखने लगी। आप मुझे बचाने आए थे, है ना? उसने पूछा, लेकिन वह आदमी स्तब्ध लग रहा था और उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। काव्या को किसी तरह से महसूस हुआ कि इस समय मिस्टर सर उसे इस हालत में देख काफी परेशान है। यही सोचकर काव्या ने उन्हें दिखाने का फैसला किया कि वह ठीक है। वह खूब मुस्कुराई और उससे बोली, मैं अब ठीक हूँ। दरअसल मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे लगा कि कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन फिर आप अचानक प्रकट हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या के एक एक शब्द सच थे और उसकी मधुर आवाज को सुन मास्कमैन को थोड़ी राहत मिली। हालांकि वो आदमी फिर से चुप हो गया और उसने जो अगली बात की उससे काव्या की धड़कन लगभग रुक सी गई। उस आदमी की लंबी उंगलियों ने अचानक काव्या के चेहरे पर आंसुओं के बचे हुए निशानों को हमेशा की तरह धीरे से पोंछ दिया। काव्या नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जिस तरह से उसने उसके चेहरे को छुआ, ऐसा लगा मानो वह इसके माध्यम से वास्तव में गंभीर और दुखद माफी मांग रहा हो, जैसे कि वह वही था जिसने उसे रुलाया था। यह एहसास, उसका हाव भाव इतना चरम था कि काव्या का दिल लगभग बेचैन हो गया जब उसने मास्कमैन को देखा। उसे यकीन नहीं था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसे यकीन नहीं था कि क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक सकी कि उसका पति खुद को दोषी ठहरा रहा है।
यही सब सोचकर वो अपने पति के हाथ को छुआ जो उसके चेहरे पर था और उसके आंखों में देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत खुश हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए आए, इसीलिए। वैसे काव्या के शब्द झूठ नहीं थे। उसके रोने का कारण यह नहीं था कि वह डरी हुई थी, बल्कि यह था कि उसके पति ने वास्तव में आकर उसे बचाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में उसे बचाने आया था, और यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो आदमी बोला, नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। उसके शब्द ने काव्या को कुछ क्षणों के लिए निशब्द कर दिया। मैंने बोला तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मास्कमैन ने वापस से अपना शब्द दोहराया। फिर तेजी में मास्कमैन काव्या के सामने बैठ गया और उसके पैर को छुआ और फिर काव्या के चेहरे को देखते हुए बोला, पैर को ऊपर उठाओ। मास्कमैन ने आदेश दिया और काव्या केवल वही कर सकती थी जो वह कहता था। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, काव्या के पैरों से बह रहे इतने खून को देख उस आदमी की आभा गुस्से से तेज हो गई। दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, लव माय डेविल हस्बैंड।